अच्छा तो बच्चों, इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं फिनॉल्स के बारे में। फिनॉल्स क्या होते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन तो हम इसे यूनिट की शुरुआत में दे चुके हैं। फिर भी फिनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक, जिनमें एक या अधिक फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक समूह उपस्थित हों। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें यानी जिनके अणुओं में एक या अधिक फिनोलिक समूह उपस्थित हों। Organic compounds having one or more phenolic groups in their molecules, they are called phenols। ठीक है, अब ये फिनोलिक ग्रुप क्या है, एक बार फिर से इसको हम बता दें। हाइड्रोक्सी ग्रुप है फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप जो है ये क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है जो एरोमेटिक वलय, बेंजीन वलय में प्रत्यक्षतः जुड़ा हो। प्रत्यक्षतः जुड़ा होने का मतलब समझ में आना चाहिए। बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी साइड चेन में भी हो सकता है और डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से अटैच हो सकता है। साइड चेन में अटैच है तो फिर वो फिनोलिक ग्रुप नहीं है। जब डायरेक्टली अटैच्ड है तब वो कहलाएगा फिनोलिक ग्रुप। इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रखनी है। मतलब ऐसे, दिस इज बेंजीन रिंग। OH group is attached direct to this carbon atom. This is phenolic group and this compound is phenol। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर कर लें इसके साथ, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बट हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। अच्छा, बेंजीन में डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ये कहलाएगा एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं तो ये फिनॉल नहीं है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि अगर एक फिनोलिक ग्रुप है, दो फिनोलिक ग्रुप हैं, तीन फिनोलिक ग्रुप हैं, तो इसके हिसाब से हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। और वर्गीकरण में सिर्फ एक ही है यहां पर। पहला, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सीधी सी बात है, एक फिनोलिक समूह है। जैसे ये फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका जो ऑफिशियल नेम है फिनॉल है। वास्तव में जो हम फिनॉल कहते हैं उनको फिनॉल नहीं है, वो फिनोलिक यौगिक होते हैं। फिनॉल तो इसको पर्टिकुलरली इसको कहा जाता है। ये भी एक फिनॉल है। ठीक है, ये इसका नाम है मेटाक्रिसॉल, कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम तो बेटा याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो होगा 1 2 3 4 5 6। 1 फिनॉल हो गया और ये मिथाइल, 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा।
है। दूसरा है डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल में दो फिनॉलिक ग्रुप होंगे, मोनोहाइड्रिक में एक फिनॉलिक ग्रुप है। जैसे कि हम बात करें ये OH ग्रुप, OH ग्रुप। अब कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे, IUPAC नेम हम इसका बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको हम दो तरीके से IUPAC नेम लिख सकते हैं। बेंजीन 1 2 डाई ऑल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। बाकी का भी ऐसे ही हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या है, तो इसका नाम है कैटिकॉल। सॉरी, कॉमन नेम क्या है, तो कैटिकॉल है। IUPAC नेम्स हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आएंगे ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। और ट्राई हाइड्रिक फिनॉल में भी क्या है कि तीन फिनॉलिक ग्रुप्स होंगे, जैसे कि हम बात कर लें ये तीन, इसमें हाइड्रोक्स। अब इसके कॉमन नेम्स, फिर वही बात है, जितने भी फिनॉल्स हैं उन सबके कॉमन नेम हमें अलग से याद करके रखने पड़ेंगे। ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल। वास्तव में ये फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं, फिनॉल यही है, लेकिन फिर सबको फिनॉल कहा जाता है अकॉर्डिंग मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। और बेंजीन रिंग में आमतौर पे देखा गया है कि 3 से ज्यादा अल्कोहलिक फिनॉलिक ग्रुप नहीं होते हैं। अब ये है, जैसे इसका नाम है पायरोगैलोल, वैसे इसका नाम क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो इस तरह से ये आपके फिनॉल्स का इंट्रोडक्शन है। अब वास्तव में जो रिएक्शंस पढ़ने हैं, चाहे तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हों और चाहे हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के, वो फंडामेंटली जो तुम्हारे यहां पे हैं बेसिक रूप से, वो तुम्हें इसके रिएक्शंस को पढ़ने हैं। इसके रिएक्शंस को पढ़ने हैं माने फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन मोनोहाइड्रिक फिनॉल में से पहला सदस्य जो इसका प्रतिनिधि सदस्य से श्रेणी का कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव। तो एक बार हम फिर बता दें, फिनॉल क्या होते हैं, जिनमें एक या एक से ज्यादा फिनॉलिक ग्रुप्स होते हैं, उन्हें फिनॉल या फिनॉलिक यौगिक कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर phenolic groups in their molecules are called phenols or phenolic compounds, ठीक है। अब फिनॉलिक समूह भी तो जानकारी में होना चाहिए। व्हाट इज फिनॉलिक ग्रुप, ये भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जो बेंजीन रिंग में डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग डायरेक्टली, उसे कहा जाता है फिनॉलिक समूह। अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, साइड चेन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो आप समझिए वो फिनॉलिक ग्रुप नहीं है और वो कंपाउंड फिनॉल नहीं है। जैसे ये ढेर सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बताए हुए हैं। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फिनॉलिक ग्रुप्स, फिनॉलिक समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो आता है, पहला होता है क्या, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स।
दूसरा डाईहाइड्रिक फिनॉल्स, तीसरा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। इनके कॉमन नेम्स आमतौर पे, कॉमन नेम तो याद ही करने होंगे यहाँ पे, IUPAC नेम सीधे सीधे। ये एकमात्र कंपाउंड है, इसका स्पेशल नाम फिनॉल है, बाकी के नाम हमें बनाने होंगे। और जो ऑर्डिनरी रूल्स हैं जो IUPAC सिस्टम के, उनका यूज करना है। हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सफिक्स यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स, लेकिन मेनली प्रीफिक्स के रूप में ज्यादा लिखा जाता है। 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 सॉरी ये गलत लिखती है बच्चों, हम 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है, अब हम आते हैं इस फिनॉल के बारे में सारी जानकारी लाते हैं, और हम इसके बारे में जो बता रहे हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये है क्या, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन क्या है? फिनॉल माने हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ये इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधियां, प्रिपरेशन। देखिए, सामान्य रूप से पहले हम बता देते हैं, फिर इसके बाद में तुम्हें कुछ चीजें अलग से याद कर लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरो बेंजीन से। क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप और दाब पर गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। अब अम्लीकरण करें हम, अम्लीकरण माने एसिडिफिकेशन। अम्लीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल बनता है। ये इसका सरल भाषा में याद कर लेते हैं। हम पहले याद करते किसको? क्लोरोबेंजीन को। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। याद रखना है उच्च ताप एवं दाब, याद करेंगे इनके वैल्यूज। गर्म करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर इसके बाद अम्लीकरण करना है। ये होता क्या है? बार बार आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? किसी प्रबल अम्ल का तनु विलयन, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 मिला देना है, माने इसकी अभिक्रिया करा देनी। इसकी डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4
एसिडिफिकेशन करने में यूज में आता है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, क्यों होगा, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। फिनॉल्स वीक एसिड्स हैं, फिनॉल्स वीक एसिड्स हैं। HCl H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिनॉक्साइड जो होते हैं फिनॉल्स के सॉल्ट हैं। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वीक एसिड्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वीक एसिड्स के सॉल्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं। याद करके रख लो। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्लों के लवणों को अपघटित कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स के सॉल्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं। ये याद करके रख लो। देखिए रिएक्शन में हम ध्यान रखेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन is heated with sodium hydroxide at high temperature approximately 450 degrees Celsius and high pressure approximately 380 m के याद कर ले। थोड़ा बहुत 19-20 कहीं मिलेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर ये ध्यान रखने हैं। यहां पर क्या होता है, क्लोरीन को रिप्लेस करता है OH ग्रुप, क्लोरीन को रिप्लेस करता है OH ग्रुप, और हमें मिलता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। फिनॉल बनता है, लेकिन चूंकि ये एसिड है और ये क्या है, एक एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हम इसको रोक नहीं सकते, हम इसको रोक नहीं सकते। ये नेचुरली रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, हम नहीं रोक सकते, इसको पॉसिबल नहीं है। तो हमें वास्तव में मिलता है ये, हमें वास्तव में मिलता है ये। अब हम, क्योंकि हमें ये बनाना है, मिल गया है ये, तो हमें इसको इसमें लेके आना है, तब जाकर हमें इसकी एसिडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और उसमें हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये सॉल्ट ऑफ फिनॉल है, फिनॉक्साइड। तो हम यहां पर क्या मिला देते हैं, HCl हम इसमें मिला देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल फिर से मिल जाता है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें सिर्फ फिनॉल नहीं बनता, फिनॉल बनता, फिर फिनॉक्साइड बनता है, फिर इसके बाद हमें दोबारा रिकवर करना होता है। ये हमें डायरेक्टली, अगर हम कहें सब यहां तक छोड़ दें रिएक्शन, तो ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है, फिनॉल। ये क्या है, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्या है, फिनॉल। अब कहोगे दो बार फिनॉल क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, एक बार हम बना रहे हैं, एक बार बन रहा है। ये बन रहा है, मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को प्रॉपर रिएक्शन जो हम लिखे हैं वो कराएंगे, तो हमें मिलेगा फिनॉल। लेकिन ये सोडियम फिनॉल एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ये फिनॉक्साइड में बदल जाएगा, और फिनॉक्साइड के बाद फिर हम उसको फिनॉल में कन्वर्ट करेंगे। ये है पहला मेथड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसके लिए, फिनॉल के लिए। कहां से लाएंगे हम इसको, सोडियम फिनॉक्साइड से। दो तरीके से रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। तो दूसरा, सॉरी फिनॉक्साइड में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्या करते हैं, इसके साथ भी यही है, इसके साथ भी यही है। क्या है, बेंजीन
सल्फोनिक एसिड को ठोस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संगलित करने पर, संगलित माने फ्यूज करने पर हमें क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड फिर बनेगा। जहां कहीं पे भी फिनॉल फॉर्मेशन के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड का यूज करेंगे, उनकी रिएक्शन होगी और हमें फिनॉक्साइड मिलेगा, जो एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण करने पर फिनॉल देता है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। फिनॉल देता है, कब कर देता है? एसिडिफिकेशन करते हैं तो देता है। वैसे ही है जैसे पहले तो, लेकिन रिएक्शन को कहीं दो तरीके से लिखते हैं, दो तरीके से लिखी जाती है रिएक्शन, लेकिन हम उसको SO3H, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है, फिर वही बात है, फिनॉल मिलेगा। फिर इसके बाद ये स्वतः ऑटोमेटिकली नेचुरली काहे में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड में। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे और हमें मिल जाएगा फिनॉल। हमने पहले ही कहा है कि जब कभी भी हम फिनॉल फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, फिनॉल बनाने जा रहे हैं, और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस या बेस का यूज करेंगे, तो बनेगा तो फिनॉल। ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? फिनॉल। बनेगी फिनॉल, लेकिन ये तुरंत रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड में बदल जाएगी, ठीक है। इसको रिकवर करने के लिए हमें एसिडिफाई करना पड़ेगा, अम्लीकरण करना पड़ेगा। ये दूसरा मेथड है, यह बात याद रखना है। डायरेक्टली हमें यहां पे फिनॉल नहीं मिलने वाली है, डायरेक्टली फिनॉल हमें यहां पे नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे मेथड पर गौर करते हैं, और तीसरा मेथड क्या है? हमें इसको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बनाना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हाइड्रोलिसिस करने पर, सिंपली हाइड्रोलिसिस करने पर इससे हमें फिनॉल मिल जाती है। ये बड़े सरल से रिएक्शन होते हैं। तीसरा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, इसको ऐसे लिखा मिल जाता है। सामान्य जल अपघटन, सामान्य जल अपघटन यानी जलीय विलयन को गर्म करने पर, किसके? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के सामान्य जल अपघटन या जलीय विलयन को गर्म करने पर हमें मिलता है फिनॉल। और डायरेक्टली फिनॉल बनता है, इसमें हमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है,
सीधे सीधे आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लीजिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए, और बल्कि उबालना वगैरह नहीं है, हल्का सा गुनगुना कर देते हैं, गरम हल्का सा करते हैं, हल्का गरम कर लें तो ये काहे में फिनॉल में बदल जाता है। सीधे 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 ये ग्रुप OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाता है। साथ में क्या बनता है, नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनती है। ये हमें फिनॉल मिल जाता है। यहां पे हमें ज्यादा सोचने, हाँ लेकिन ये जरूर है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कलेक्ट करके रखे जाने वाले कंपाउंड्स में से नहीं है। हम इसको पहले एनिलीन से प्रिपेयर करते हैं, एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाते हैं। अब चूंकि एनिलीन अभी आगे नाइट्रोजन कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन आएगा, उसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के सारे रिएक्शन होंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी मिलेंगे और प्रॉपर्टीज। तो हम तो यहां पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को काहे में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको फिनॉल में। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सीधे सीधे रिएक्शन होती है। अब हमारे पास फोर्थ मेथड जो इंडस्ट्रियली यानी औद्योगिक स्तर पर फिनॉल बनाने में यूज किया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फोर्थ मेथड जो आएगा वो होगा इंडस्ट्रियल मेथड। मैन्युफैक्चर करते हैं हम फिनॉल का, और वो है क्यूमीन से। तो सबसे पहले हम क्यूमीन के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूमीन क्या है? ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहा जाता है क्यूमीन। ठीक है, इसको वायु में खुला रखने पर ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। अवशोषण माने एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन बाय आइसोप्रोपाइल बेंजीन मीन्स क्यूमीन। अवशोषण होता है और क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। ये पहला स्टेप है। आप तो सिर्फ क्यूमीन को ऐसे ही खुला रख दीजिए हवा में, खुले वातावरण में। नम वातावरण नहीं होना चाहिए, ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा। कहां से? क्यूमीन से, माने आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कहां पे? ऑक्सीजन गैस की। कारण क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? क्यूमीन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। ठीक, ये हुआ। छोड़ दीजिए, तो यहां पे मिल जाएगा हमें हाइड्रोपरऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे? इसका जल अपघटन करेंगे। जो जल अपघटित होकर क्या देता है? फिनॉल और एसीटोन बनाता है। तो प्रोडक्ट क्या है? फिनॉल और एसीटोन। और यहां पे फिनॉल एसीटोन दोनों ही बनते हैं, बराबर बराबर रेशियो में बनते हैं। नहीं, 50% फिनॉल और 50% एसीटोन। तो रिएक्शन कुछ हम ऐसे लिखते हैं। ये है क्यूमीन।
और भी कई तरीके से लिखी जाती है। ये क्या है? क्यूमीन। ठीक है, ये है क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एक्सपोजिंग इन एयर oxygen is absorbed, and now we get this compound. Listen carefully. टर्सरी कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, टर्सरी कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो ऑक्सीजन गैस के साथ हाईली रिएक्टिव होता है। नॉट ओनली क्यूमीन, कोई सा भी ग्रुप एल्काइल जुड़ा हो यहां पर सेकेंडरी ग्रुप जुड़ेगा तो टर्सरी बन जाएगा। एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो टर्सरी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेकेंडरी और एक कार्बन से टर्सरी। तो टर्सरी जो होता है, एक हाइड्रोजन जिस पे है, वो हाईली सेंसिटिव ऑक्सीजन के साथ हाईली सेंसिटिव होता है। तुरंत क्यों बनती है? क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। देख लो परऑक्साइड ये है, देखिए परऑक्साइड है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ऐसे लिख लो, थोड़ा सा और डिटेल्स में लिख लो। ये अब परऑक्साइड लिंकेज अलग दिखाई दे रही है। ये मल्टी स्टेप्ड रिएक्शन है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वाटर से इंटरेक्ट करके टूट फूट जाती है। ये ग्रुप OH ग्रुप यहां से उठता है, हटता है, और ये यहां जाता है, इसको रिप्लेस, और ये मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, और हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है फिनॉल, और साथ में मिलता है एसीटोन। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल फिनॉल बनाने के लिए नहीं है, इससे हम फिनॉल भी बना सकते हैं इस मेथड से, और हम एसीटोन यानी जो कीटोन है उसको भी बना सकते हैं। तो अब ध्यान से देख लीजिए, क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या है? ये क्यूमीन है। इसको वायु में खुला छोड़ दीजिए, ऑन एक्सपोजिंग इन एयर क्या बनते हैं? ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनती है। क्यूमीन का ऑक्सीकरण हो गया। अब इसका करते हैं जल अपघटन, तो ये क्या देती है? फिनॉल और एसीटोन देती है। ऑन हाइड्रोलिसिस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड गिव फिनॉल एंड एसीटोन, ये रिएक्शन है। तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड एंड देन फिनॉल एंड एसीटोन। ये है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसके लिए? फिनॉल के लिए। यहां पर ध्यान रखना है, एक बात हमने अभी बीच में बोली थी, उसको हम यहां पे एक लिख देते हैं। क्या? 3 डिग्री कार्बन एटम attached to benzene ring directly is highly sensitive with oxygen। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ 3 डिग्री कार्बन है, तृतीय कार्बन परमाणु जो कि बेंजीन वलय से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो हाईली सेंसिटिव विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत सुग्राही होती है, ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत सुग्राही होती है। और इसी कारण से यहां पर जो क्यूमीन है, इसमें आप देख सकते हैं ये कार्बन एटम कैसा है? तृतीय कार्बन एटम है, तृतीय कार्बन एटम है, और ये कहां जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां पर इस कार्बन परमाणु पर ही ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? औद्योगिक निर्माण के लिए, यानी मैन्युफैक्चर के लिए,
इस मेथड का यूज किया जाता है, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हैं आपके फिनॉल्स के, ये हैं आपके फिनॉल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम आते हैं फिनॉल्स के प्रॉपर्टीज पे। अब हम आते हैं फिनॉल्स के प्रॉपर्टीज पे, और फिनॉल्स के प्रॉपर्टीज में हमें मेनली देखिए, अब कुछ चीजें हम यहां पे बोलना, केवल हम इंट्रोड्यूस बता देना चाह रहे हैं कि फिनॉल, ये जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है, हम इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिनॉल का क्या करेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आप याद कर डालिए, किताब उठाइए एनसीईआरटी बुक से या जहां कहीं रिसोर्स, अगर वैसे तो ये तुम्हारे यहां पे है नहीं अभी आपके लिए यहां पे इनसे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि क्या है फिनॉल, एक कलरलेस सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड होता है, कलरलेस होता है। इसकी एक स्पेसिफिक फिनोलिक स्मेल होती है, स्पेसिफिक फिनोलिक स्मेल होती है। ये ठंडे पानी में कम घुलता है, लेस सॉल्युबल है, गर्म पानी में ये थोड़ा सा घुल जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है थोड़ी सी, बस ये। अब हम इसको सुधार हो यार, बहुत देर से गंदा सा लिखा था यार, सॉरी, बेंजीन इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके गुणों के बारे में। गुण, प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले हम अम्लीय प्रकृति पर गौर करते हैं, एसिडिक नेचर। हम 2-3 बातें यहां पे करें। नंबर 1, फिनॉल्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो फिनॉल होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। पता कैसे लगेगा और कितने वीक होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिनॉल सक्रिय धातु जैसे सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस सोडियम से अभिक्रिया करे और हाइड्रोजन गैस बनाए तो आप पक्का मान लीजिए वो क्या है, एक अम्ल है। दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है वो बात की बात है। दूसरा, फिनॉल जो होते हैं क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं। ठीक, और क्या बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट, लवण बनाते हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा, तो ये फिनॉल जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। वास्तव में जो एसिड्स होते हैं उनके बारे में हमें कुछ सीखना है, तो ये 3 फंडामेंटल टर्म्स शुरुआत में सीखे जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और इसको पहले पता लगाया जाता है अम्ल है नहीं है।
तो सोडियम से अभिक्रिया करा दीजिए। सोडियम से अभिक्रिया हो, सोडियम से अभिक्रिया हो और हाइड्रोजन गैस बने, तब तो वो क्या है? अम्ल है, अम्ल है। फिर अगर अम्ल है तो अब फिनॉल को किसके साथ? एल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराइए। अम्ल है तो रिएक्शन तो करेगा, हो सकता है ना करे, जैसे अल्कोहल नहीं करते हैं तो उससे कुछ इंडिकेट होता है, कुछ हमें मैसेज मिलता है। क्या मिलता है? कि जल से प्रबल या जल से दुर्बल। तो अल्कोहल जो होते हैं वो जल से दुर्बल अम्ल होते हैं। यहां से पता लगता है कि जो फिनॉल हैं वे जल से प्रबल, लेकिन आगे बढ़ते हैं, जल से प्रबल अम्ल है। अब जल से प्रबल हैं तो और आगे चेक करना है। तो अब हम चेक करने के लिए क्या करते हैं? किसकी अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। अगर हो जाए तो कहा जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्गर यानी प्रबल है, और अगर ना हो तो उससे दुर्बल है। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से किसी सब्सटेंस की रिएक्शन हो रही है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो रहा है, तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस यानी एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है। ठीक, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता तो कार्बोनिक एसिड से वीकर एसिड है। सबसे पहले सोडियम से रिएक्शन करी, हाइड्रोजन गैस दी, फिनॉल एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करी और सोडियम फिनॉक्साइड बनाया तो जल से प्रबल, स्ट्रॉन्गर देन वाटर है। लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करी तो इसका मतलब ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड से दुर्बल है। रिएक्शन सीधे साधे होते हैं, रिएक्शन सीधे साधे होते हैं। हम इनको चाहे तो बेंजीन रिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं और चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसमें सोडियम की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? ये बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, इसलिए एसिड है। फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड। अब अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो यहां पे भी रिएक्शन होती है सेम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड विथ वाटर, बट फिनॉल NaHCO3 नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और जब रिएक्शन नहीं हुई तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? अब देखिए 2-3 बातें हो गई यहां पे। तो फिनॉल क्या हो गया? दुर्बल अम्ल, जल से प्रबल, परंतु H2CO3 कार्बोनिक एसिड से दुर्बल। ये 3 बातें याद कर लीजिए। अब इनको हम आगे भी कंपेयर कर सकते हैं, हम इनको आगे भी कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपैरिजन है इसका? जो कंपैरिजन ये है कि अल्कोहल के साथ कंपेयर हम कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अल्कोहल क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करते हैं, अल्कोहल्स जल से दुर्बल हैं, तो जाहिर सी बात है फिनॉल भी अल्कोहल से प्रबल है। अब इसको कंपेयर किया जाता है तो हम आते हैं, अब हम इसकी अम्लीय प्रकृति को अल्कोहल के साथ कंपेयर करते हैं।
इसकी अम्लीय प्रकृति को हम एल्कोहल के साथ कंपेयर करते हैं। तो अम्लों के साथ एक समस्या है, अम्लों के साथ एक अम्लों की विशेषता है, वो ये है कि अम्ल का ऋण आयन एनायन अधिक स्थायी, तो अम्ल अधिक प्रबल। सीधी सी बात, ये ध्यान रखते हैं। एल्कोहल क्या देते हैं? एल्कोहल अगर हम इनके लिए उठाकर देखें तो ये हमें देखने को मिलेगा एल्कोक्साइड आयन, एनायन ऑफ एल्कोहल, है ना। ये अस्थाई है या हम कह सकते हैं कम स्थायी है। ठीक, दूसरी बात करते हैं फिनॉल। फिनॉल से क्या, इसको देखें हम तो हमें मिलेगा फिनॉल। तो ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है? अधिक स्थायी। अधिक स्थायी है कौन? फिनॉक्साइड आयन। और एल्कोक्साइड आयन है कम स्थायी। इसलिए फिनॉल जो होता है एल्कोहल से प्रबल अम्ल है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम अम्लीय प्रकृति की तुलना एल्कोहल के साथ अगर करते हैं तो ये बात याद रखते हैं क्या कि अम्ल का ऋण आयन अगर अधिक स्थायी है तो अम्ल की प्रबलता भी अधिक होगी, कम स्थायी है तो कम होगी। तुलना करनी है एल्कोहल के लिए और किसके लिए तुलना करनी है? फिनॉल की तुलना करनी। एल्कोहल से मिलता है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोहल से मिलता है एल्कोक्साइड आयन जो अस्थायी होता है या कम स्थायी होता है। फिनॉल से मिलता है फिनॉक्साइड आयन जो स्थायी अधिक स्थायी होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि फिनॉल जो है एल्कोहल से प्रबल। भाई एनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा, उतना आसानी से हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। ये मान्यता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्थायी, ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन आयन देने वाला है। जब ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन आयन देने वाला है तो प्रबलता भी ज्यादा होगी। अब स्थायी होना और ना होना काहे पे निर्भर करता है? ये कहा जाता है अनुनाद के कारण। ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन हाईली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू एल्कोक्साइड आयन which do not show resonance। अनुनाद के कारण फिनॉक्साइड आयन अत्यधिक स्थायी है, जबकि एल्कोक्साइड आयन अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है। अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए ये अस्थायी है। ये अनुनाद के कारण अधिक स्थायी है। ये हो गई अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति की एल्कोहलों से तुलना। अब हम अगर बात करें कि फिनॉल में कुछ ग्रुप्स आ जाएं तो दो बातें ध्यान करके रखनी। ग्रुप्स आ जाएं तो दो बातें ध्यान करके रखनी है।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आ जाए तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग आ जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब आ कहां सकता है? ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। सबसे ज्यादा इंपैक्ट ऑर्थो पोजीशन पे होता है, सॉरी पैरा पोजीशन पे, दूसरे नंबर पे होता है मेटा पे, और दूसरे नंबर पे होता है ऑर्थो पे। चलो एक बार फिर से, सॉरी, इसको रिवाइज। सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है पैरा पोजीशन पे, फिर होता है ऑर्थो पोजीशन पे, और सबसे कम इंपैक्ट होता है मेटा पोजीशन पे। ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ गया है, जैसे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल डिक्रीज हो जाएगी। कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ जाए, तो क्या होगा? फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाए, इस तरह से जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं, तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि OH ग्रुप की पोलैरिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ता है तो OH ग्रुप की पोलैरिटी कम हो जाती है। तो दो बातें याद कर लो, और आप याद कर लो कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है। अब फिनॉल अम्लीय प्रकृति और फिनॉल के व्युत्पन्न। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग समूह जुड़ने पर OH बंध की ध्रुवता घटती है। अम्लीय प्रबलता घटती है, जैसे CH3 समूह। ये बात इतना याद करके रखना है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ने पर क्या होता है? ध्यान दीजिए, OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है, अम्लीय प्रबलता बढ़ती है, जैसे नाइट्रो समूह। दो बातें याद कर लो, सारे समूह याद कर लो। ठीक है। पैरा स्थिति, ऑर्थो स्थिति और मेटा स्थिति। यहां पे सर्वाधिक प्रभाव, यहां पे सबसे कम प्रभाव। बस ये बात याद रख लेते हैं। फिनॉल अम्लीय होते हैं। अगर कोई समूह जुड़ जाए तो वो क्या करेगा? फिनॉल के अम्लीय प्रकृति को प्रभावित करेगा, क्षमता को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाए, OH बंध की ध्रुवता घट जाती है, तो अम्लीय प्रबलता घट जाती है, जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ने पर होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी का मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ गया। OH बंध की ध्रुवता यानी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाती है? यहां पे बढ़ जाती है।
तो अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है, जैसे NO2 ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अब हम बात करते हैं यहां पे सर्वाधिक प्रभाव, सबसे कम प्रभाव। पैरा स्थिति पर अगर कोई समूह जुड़ जाता है तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। घटाने वाला घटाएगा, बढ़ाने वाला बढ़ाएगा। अगर मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे तो सबसे ज्यादा कम कर देगा स्ट्रेंथ को, ऑर्थो पे होगा तो थोड़ा सा कम करेगा और मेटा पे सबसे कम करेगा। और अगर NO2 ग्रुप और पैरा पे जुड़ा सबसे ज्यादा, ऑर्थो पे थोड़ा सा कम और मेटा पे सबसे कम। ये बात याद करके रखनी है। इतनी सी बातें याद रखिए, अम्लीय प्रबलता को आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन सारा खेल का है, रेजोनेंस का है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का है, पोलैरिटी का है। पोलैरिटी किसकी है? पोलैरिटी में चाहिए OH बॉन्ड की। तो ये है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। अब फिनॉल के बारे में हमें जो बताना है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो अब आज की कक्षा के दूसरे भाग में हम फिनॉल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में बात करेंगे और हम साथ में बात करेंगे ईथर की संरचना। बस ये इस यूनिट के पहले हिस्से में इतना सिलेबस है, ठीक है। इसको हम अगली कक्षा के दूसरे भाग में हम इसको बताते हैं। धन्यवाद।